नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विभागों से संबंध अस्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, वर्तमान में 24 विभागों से संबंध अस्थायी समितियां हैं, जिनमें से सभी लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों को लेकर के। और आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी अस्थायी समितियां हैं, जिनकी कुल संख्या 24 है, उनमें से 16 लोकसभा के अंतर्गत और 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इन समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा का कार्यकाल जो भी कम हो से अधिक नहीं होगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारी ऐसी कमिटियां हैं जिनका जो कार्यकाल है वह 1 वर्षों का होता है। और इसीलिए यहां पर यह कहना कि इन समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा के कार्यकाल जो भी कम हो से अधिक नहीं होगा, यह भी यहां पर गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, विभागों से संबंध अस्थायी समितियां अनुदान की मांगों, वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करती हैं तथा संबंधित मंत्रालयों विभागों से संबंधित बिलों की जांच करती हैं और उनकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो अस्थायी समितियां हैं वह अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करती हैं, मंत्रालयों और विभागों से संबंधित बिलों की जांच करती हैं, अपनी सिफारिशें देती हैं, लेकिन उनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी क्या है, गलत है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू में आया है, जिसका शीर्षक है, इज द गवर्नमेंट दैट डिसाइड टू सेंड बिल टू स्टैंडिंग कमेटी। और यहां पर स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार और संबंधित राज्य का युग्म सुमेलित है। तो यहां पर एक तरफ आपको त्योहारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा पॉइंट क्या है, सुमेलित है। यहां पर जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है सरहुल त्योहार और उसके सामने लिखा हुआ है झारखंड। तो ये पूरी तरीके से सुमेलित है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि सरहुल का त्योहार झारखंड के आदिवासियों के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह सुमेलित है। जो दूसरा पॉइंट है उसमें दिया हुआ है वांचुआ त्योहार, जिसके सामने लिखा हुआ है असम। तो यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि वांचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी क्या है, सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट में जिस त्योहार का नाम लिखा गया है वो है नोंगक्रेम, जिसके सामने लिखा हुआ है मेघालय। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो नोंगक्रेम नृत्य है यह मेघालय की खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी क्या है, सुमेलित है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सभी के सभी कथन क्या हैं, सुमेलित हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू में आया है, जहां पर वांचुआ महोत्सव को लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवा की विजय और मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, 1510 में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बन गया जब अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से शहर छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। तो यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि 1510 में गोवा जो है पुर्तगाली उपनिवेश बना था और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है,
त्रिष्टावोदी ब्रकांगा कुन्हा गोवा के एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और उपनिवेश विरोधी सक्रियतावादी थे। आपको ध्यान में रखना है कि त्रिष्टावोडी ब्रकांगा कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए पहले आंदोलन का आयोजन किया था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, भारत ने 1960 में ऑपरेशन विजय नाम से एक सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से गोवा, दमन और दीव के तत्कालीन पुर्तगाली भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेशन विजय है वह 1961 में चलाया गया था, ना कि 1960 में। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है। इसे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है वाई डिड इट टेक 14 मोर ईयर्स टू लिबरेट स्टेट आस्क गोवा सीएम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, मातृत्व अवकाश प्रत्याशित प्रसव की तारीख से 8 सप्ताह से पहले नहीं लिया जाना चाहिए। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 को लेकर के, और यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो संशोधन किया गया था उसमें यह कहा गया था कि जो मातृत्व अवकाश का लाभ है वह प्रसव की संभावित तिथि से 8 हफ्ते पहले नहीं उठाया जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले का एक्ट था उसमें यह जो हफ्ता था वह 6 हफ्ता था, लेकिन जो संशोधन किया गया उसमें इसे बढ़ा करके 6 से 8 हफ्ता किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले का एक्ट था वो ये कहता था कि मातृत्व अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तिथि से 6 हफ्ते पहले नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन यह जो संशोधन हुआ है उसमें इस 6 हफ्ते को बढ़ा करके 8 हफ्ता कर दिया गया है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इस अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके तहत 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को शिशु गृह सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक होता है। अगर हम इस संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि 50 या 50 से अधिक कर्मचारियों वाले जो भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो भी कंपनियां हैं, उन्हें जो है अपने कंपनियों में शिशु गृह की सुविधा प्रदान करनी होगी। तो यहां पर जो है इसके आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसमें एक अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम प्रावधान है जिसका कर्मचारी 6 महीने तक के मातृत्व अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद लाभ उठा सकता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि संशोधन विधेयक में घर से काम करने का विकल्प की बात किया गया है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह तभी हो सकता है जब जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो नियोक्ता है वह महिला को घर से काम करने की अनुमति दे। यानी कि अगर वह दे सकता है तो वह देगा। अगर काम की जो प्रकृति है वो ऐसी है कि महिला वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती है तो यहां पर यह बाध्यकारी नहीं है कि जो नियोक्ता है वह उसे वर्क फ्रॉम होम देगा ही देगा। हाँ, यहां पर यह जरूर है कि मातृत्व अवकाश के बाद की अवधि में महिला के द्वारा जो है इस लाभ को उठाया जा सकता है, लेकिन यहां पर नियोक्ता और महिला कर्मचारी की जो परस्पर सहमति है वह जो है बहुत ही जरूरी है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जिसका शीर्षक है एनसीडब्ल्यू ऑर्गेनाइज
फाइनल लॉ रिव्यू कंसल्टेशन और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, क्रय शक्ति समता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। यहां पर जो दूसरा कथन है वो ये कहता है कि पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यहां पर अगर हम ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो भारत जो है उस समय विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो गलत है, पहला कथन जो है वो सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर पहला कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं समुद्री हीट वेव के ऊपर, जिससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है हाउ मैरीन हीट वेव फ्यूल्ड सुपर साइक्लोन अम्फान। तो यहां पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से जो मानव की गतिविधियां हैं और जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उससे जो है हमारा जो पूरा वातावरण वह गर्म होता जा रहा है और जो समुद्र हैं वह 90% से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा हीट है उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। और इसी के कारण आप देखेंगे कि समुद्र जो है वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं, जिससे कि जो ग्लेशियर हैं हमारे दुनिया के वे पिघल रहे हैं और भी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और यहां पर इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि जिस तरीके से हमारे समुद्र गर्म हो रहे हैं उस कारण से जो समुद्री हीट वेव है वो भी पैदा हो रहे हैं। और अगर यहां पर हम भारत की बात करें तो जो बे ऑफ बंगाल है यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है वह तेजी से गर्म हो रहा है और इस कारण से कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं वो भी इसके कारण हो रही हैं, जिसकी चर्चा यहां पर किया गया है। और कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो मैरीन हीट वेव है उसके कारण बंगाल की खाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सुपर साइक्लोन आ रहे हैं और वहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। तो इस बात की यहां पे चर्चा की गई है जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।